नमस्ते। सोचिए जरा, एक कंपनी जो आई तो थी सिर्फ व्यापार करने, वो 100 साल के अंदर अंदर एक पूरे उपमहाद्वीप की शासक बन बैठी। आज हम 1757 से 1857 के उसी तूफानी दौर को देखने वाले हैं, जहां हर कदम पर सत्ता का एक नया खेल खेला गया और भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के बनने की एक अविश्वसनीय दास्तां है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। क्या ये सब बस किस्मत का खेल था या फिर इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। कैसे कुछ व्यापारी शासक बन गए, चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और सत्ता के इस खेल के हर नियम को बारीकी से समझते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सत्ता की नींव कैसे रखी गई। फिर बंगाल के गवर्नरों से शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे यही पद पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना और फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और आखिर में हम इन 100 सालों का निचोड़ देखेंगे और एक बहुत बड़ा सवाल उठाएंगे। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड होगा ये चार्ट। ये हमें उस दौर के हर शासक, हर बड़ी घटना और सत्ता के हर उतार चढ़ाव को समझने में मदद करेगा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से। यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रशासनिक पकड़ मजबूत की और इस दौर के जो अधिकारी थे उन्हें बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। और इस लिस्ट में पहला नाम था रॉबर्ट क्लाइव का। यहीं से असल में असली खेल शुरू होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बड़ी ही शातिर व्यवस्था थी ये, मतलब पैसा वसूलने का अधिकार और सेना की ताकत, ये सब तो कंपनी के हाथ में था, लेकिन प्रशासन चलाने और लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी वो नवाब की थी। यानी सारे अधिकार कंपनी के पास और सारी जिम्मेदारियां दूसरों पर। इस सिस्टम ने बंगाल को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। फिर बक्सर की लड़ाई ने तो इस पकड़ को और भी मजबूत बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आखिर में आकर इस व्यवस्था को खत्म जरूर किया, लेकिन तब तक खेल अगले लेवल पे पहुंच चुका था। तो अब खेल बड़ा हो रहा था और ज्यादा पेचीदा भी। कंपनी का असर अब बंगाल की सीमाओं से बाहर फैल रहा था और साथ ही कंपनी के अंदर फैले भ्रष्टाचार की खबरें लंदन तक पहुंचने लगी थीं। इसलिए ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे पद की जरूरत महसूस हुई जो ज्यादा कंट्रोल रख सके। और यहीं से गवर्नर का पद गवर्नर जनरल बन गया, एक ऐसा नाम जो खुद ही अपनी बढ़ती हुई ताकत का सबूत था। ये बदलाव आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे कंपनी के मामलों में दखल देने के लिए कोई कानून बनाया। और इसी कानून ने बंगाल के गवर्नर के पद को अपग्रेड करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और जानते हैं इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वही जो बंगाल के आखिरी गवर्नर थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल के तौर पर लगातार मराठों और मैसूर के साथ जंग में उलझे रहे। लेकिन असली बड़ा बदलाव आया लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ, जिन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक सुधार किया जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। हाँ, उनके बाद सर जॉन शोर ने कुछ वक्त के लिए शांति की पॉलिसी अपनाई, लेकिन सच तो ये था कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। देखिए, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं था, ये तो एक तरह की सामाजिक क्रांति थी। इसने रातों रात जमींदारों को जमीन का असली मालिक बना दिया, जबकि सदियों से जमीन पर खेती करने वाले किसान वो सिर्फ किराएदार बनकर रह गए। कंपनी का रेवेन्यू तो हमेशा के लिए फिक्स हो गया, लेकिन किसानों पर इसका बोझ लगातार बढ़ता ही चला गया। इस एक कानून ने भारत के ग्रामीण समाज के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिनके आने के साथ ही ब्रिटिश विस्तार ने एक नया और कह सकते हैं आक्रामक रूप ले लिया। उनकी जो सहायक संधि थी वो एक मीठे जहर की तरह थी। भारतीय राज्यों से कहा गया कि आप अपनी सेना खत्म कर दीजिए और अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखिए, और हाँ, उस सेना का भारी भरकम खर्च भी आप ही उठाएंगे। नतीजा, राज्यों ने अपनी आज़ादी और अपनी संप्रभुता दोनों खो दी और बिना एक गोली चलाए वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। इसी दौर में टीपू सुल्तान जैसा एक मजबूत दुश्मन भी हमेशा के लिए रास्ते से हट गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तक आते आते जो बची खुची मराठा शक्ति थी उसे भी तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब कंपनी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया,
सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करके उन्होंने ये संकेत दिया कि कंपनी अब सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक सुधारक की भूमिका भी निभाना चाहती है। एक ऐसा कदम जिसके अपने गहरे राजनीतिक मतलब भी थे। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और आखिरी दौर में। इस समय तक ब्रिटिश सत्ता लगभग पूरे भारत में फैल चुकी थी, तो जाहिर है बंगाल का गवर्नर जनरल का पद अब छोटा लगने लगा था। इसे बदला गया भारत का गवर्नर जनरल में, जो असल में एक साम्राज्य के शासक का पद था। ये बदलाव हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के साथ। बस इस एक कानून ने सारी की सारी ताकत एक जगह सेंटर में जमा कर दी। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, जिसके पास पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की सबसे बड़ी पावर थी। ये एक तरह से एक कंपनी के साम्राज्य बनने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ये नया पद संभाला। उनकी इस नई भूमिका में सुधारों का दौर तो चला, जैसे प्रेस को आज़ादी देना, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। लॉर्ड ऑकलैंड ने पहला आंग्ल अफगान युद्ध शुरू कर दिया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बुरे सपने जैसा था। ये एक ऐसी विनाशकारी हार थी जिसने पहली बार अंग्रेजों के अजेय होने के भ्रम को चुनौती दी थी। और यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से घूमती हैं। सिखों के साथ युद्ध हुए और फिर लॉर्ड डलहौजी के आने से साम्राज्य के विस्तार की रफ्तार अपने चरम पर पहुंच गई। पंजाब पर कब्जा और उनकी आक्रमण नीतियां, ये सब एक बारूद के ढेर की तरह थीं, जो पूरे देश में असंतोष की आग फैला रही थीं। और इस दौर का अंत हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय, जब 1857 के महाविद्रोह की चिंगारी भड़क उठी, जिसने इस 100 साल के शासन की नींव को ही हिलाकर रख दिया। डलहौजी की जो सबसे बदनाम नीति थी वो थी विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका नियम बहुत सीधा और साफ था। अगर किसी शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य सीधा कंपनी का हो जाएगा। गोद लेने की जो सदियों पुरानी भारतीय परंपरा थी उसे पूरी तरह से नकार दिया गया। इस एक नीति ने सतारा, झांसी से लेकर अवध तक कई शासकों को कंपनी का जानी दुश्मन बना दिया, और इसी नीति ने अब कह सकते हैं 1857 की आग में घी डालने का काम किया। तो ये था 100 साल का वो लंबा सफर। अब चलिए फटाफट एक नज़र में देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा प्रशासनिक पद धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने वाले एक शक्तिशाली पद में बदल गया। ये पूरा विकास 3 साफ चरणों में हुआ। पहला चरण बंगाल का गवर्नर, जिसका फोकस सिर्फ एक प्रांत पर था। दूसरा चरण बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसने सत्ता को एक केंद्र में लाकर बाकी प्रेसिडेंसीज पर भी कंट्रोल बढ़ाया। और तीसरा और आखिरी चरण भारत का गवर्नर जनरल, जो असल में पूरे ब्रिटिश भारत का शासक था। ये सत्ता के सेंट्रलाइजेशन की एक बिल्कुल साफ तस्वीर है। यानी संक्षेप में कहें तो इन 100 सालों में एक पद जो एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे ब्रिटिश भारत के सुप्रीम रूलर की भूमिका में बदल गया। ये सिर्फ एक पद का विकास नहीं था, बल्कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी के एक साम्राज्य में बदलने की पूरी कहानी थी। इस पूरी कहानी को देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या ये सब जो हुआ वो सिर्फ समय के साथ हुआ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट था, जहां बस जरूरत के हिसाब से नियम और पद बदलते चले गए, या फिर ये एक बहुत सोची समझी, पहले से तय की गई योजना थी जिसका आखिरी मकसद पूरे भारत पर कब्जा करना था? इस सवाल का जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं, और ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है।